यार नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म और मैटर। सिंपल चैप्टर है लेकिन मोस्टली थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो थोड़ा सा बोरिंग में भी लग सकता है। और दूसरी बात, चैप्टर की स्टार्टिंग में थोड़ी सी थ्योरेटिकल बकवास है कि मैग्नेट कहाँ डिस्कवर हुई, कैसे डिस्कवर हुई, क्या क्या टाइप की मैग्नेट्स है। उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, सीधे मेन मेन मुद्दे पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यार यही बता देता हूँ, इस चैप्टर में तुम्हें क्या क्या मेन मेन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले यार आपको पता होना चाहिए अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यार ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आइडिया है कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, सोलोनॉइड की वजह से कैसे बनेगी? यस उसका सर। आइडिया है? डन। बाकी इसमें अभी फिर से पढ़ना पड़ेगा। सेकंड, फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट बार मैग्नेट, कि हमारे बार मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या डिस्कशन है उसके बारे में। मतलब मैग्नेटिक डाइपोल भी कह सकते हो उसे, कि बेसिकली हम पढ़ेंगे अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल। फिर बाद में आ जाएगा हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म, और फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा एक हिस्टेरिसिस लूप। बस ले दे के यही सारी चीजें पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में। डन डनाडन कर दें स्टार्ट? यस यस सर। सर। चलो डन। तो भैया आ जाओ बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस पूरे को रब कर रहा हूँ, मेन मुद्दे पे आते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यार अब आपको क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से एनालॉजी लेके चलनी है, सिमिलैरिटी लेके चलनी है। जैसे यार अगर मैं आपसे पूछता व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, याद दिलाओ मेरे को। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड? कर्व्ड लाइंस होती है। बिल्कुल। यार हम क्या कह रहे हैं कि हमारे चार्ज के आसपास एक रीजन क्रिएट हो जाता है, इमेजिनरी रीजन, जिसमें वो अपना फोर्स एक्सपीरियंस कराता है। तो यही सेम चीज हमारे लिए एक मैग्नेट के लिए है, कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या कोई एक मैग्नेट है, तो उसके आसपास भी एक रीजन क्रिएट हो जाता है जिसमें वो अपनी मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करा सकता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को बेस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, समझने के लिए क्या तरीका है कि हम उसको कुछ ना कुछ लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। तो यार एक चीज, अब क्या एनालॉजी बनानी है, क्या सिमिलैरिटी बनानी है। मेरे को बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज से स्टार्ट होती थी और कौन से चार्ज पे टर्मिनेट होती थी? सब पॉजिटिव टू पॉजिटिव से नेगेटिव। स्टार्ट होती थी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती थी। वेरी गुड। तो यही चीज यहाँ पे याद रखना, जो चीज हमारा पॉजिटिव चार्ज करता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वही रोल, वही सेम काम हमारा करेगा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो बिल्कुल यही सिमिलैरिटी बना के चलना। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, तो वही काम हमारा कौन सा पोल करके देगा, वही साउथ पोल। सिमिलैरिटी, वही रोल प्ले करेगा हमारा साउथ पोल। तो यार अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से ओरिजिनेट करती है और कहाँ पे टर्मिनेट करती है, तो कहाँ से ओरिजिनेट करती है और कहाँ पे टर्मिनेट करती है? नॉर्थ पोल ओरिजिनेट टू फ्रॉम नॉर्थ साउथ पोल पोल। एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। वेरी गुड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट द साउथ पोल। भैया क्लियर है यहाँ तक की चीजें? यस यस सर। सर। यस सर। डन। तो मैं यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, वो आपको बहुत क्लियर है कि भैया इट इज द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो वो बेसिक डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, मेन प्रॉपर्टीज पे आता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, यार अगर मैं एक बार मैग्नेट की बात करूं, भैया जनरली हमें पता है कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करते हैं, वो सबसे पहले बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो सबसे कॉमनली यूज्ड एक मैग्नेट है। तो मैं कह रहा हूँ ये एक बार मैग्नेट है, तो मुझे पता है कि इससे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल पे एंटर कर जाएगी वापस से। तो यही डायग्राम कुछ यहाँ पे बनेगा कि भैया नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल पे एंटर कर गई। लेकिन याद रखो, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो हमेशा एक क्लोज लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। क्या मेरे को बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करती है, वेरस इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड क्लोज लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती? सर क्योंकि इंटरनली भी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल कर रही है इनसाइड द बार मैग्नेट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में होती हैं वो उसमें नेगेटिव चार्ज में ही खत्म हो जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। भाई वेरी गुड। तो देखो इसी का बस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, पहले पॉइंट लिख लो, स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमें पता है भैया मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड हमारी जाएगी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लेकिन ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल कहां होगी, ये होगी आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। वेयरएज अगर मैं इनसाइड द मैग्नेट की बात करूं, सिंस हमारी मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए ये इनसाइड द मैग्नेट कहां जा रही होगी, इनसाइड द मैग्नेट ये जा रही होगी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो यही चीज यहां लिख लो कि मैग्नेटिक फील्ड गोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। लेकिन ऐसा कहां हो रहा होगा, ऐसा हमारा हो रहा होगा इनसाइड द मैग्नेट। क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है? यस सर। यस सर। डन। सेकंड प्रॉपर्टी, भाई सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या पता चला इसी से, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है? ये हमेशा एक क्लोज लूप्स में एग्जिस्ट कर रही है। अब सिंस ये एक क्लोज लूप में एग्जिस्ट कर रही है, तो याद रखो इसलिए जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, वो कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती। सिंस वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब थोड़ी सी चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी, तो पहले बेसिक बेसिक चीजें चेक करो। सबसे पहले मेरे को यह बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या हुआ करती थी? व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस? सर जो पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करता। भाई वेरी गुड। हमारे ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से अगर हम वर्क निकाले तो वो पाथ पे डिपेंड ना करे। पाथ पे डिपेंड ना करे मतलब भाई टोटल वर्क डन थ्रू दी क्लोज लूप कैसा आना चाहिए? टोटल वर्क डन थ्रू दी क्लोज लूप 0 आना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हाफ वे के लिए हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव आता था, वेरस हाफ वे के लिए हमारे पास वर्क डन नेगेटिव आता था। अब इसका रीजन सुनो, इसका रीजन क्या है। सपोज मेरे को एक एग्जांपल से समझो इस चीज को, कि यार ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली है। ये मैंने अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली और मैं इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को रख रहा हूं, तो मेरे को बताओ इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? सर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक। वेरी गुड तन्वी भाई, सबको ये बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। तो इस पे अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो यार इधर मैंने क्या देखा कि हमारा जो फोर्स है वो बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में लगता है, और इसी फोर्स की वजह से मेरा चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करता है। तो अगर मेरा चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट कर रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज होगी? या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, तो इधर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी राइट हैंड साइड जाते जाते क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये वाली बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. यार वेलोसिटी चेंज हो रही है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है वेलोसिटी चेंज होने की वजह से, तो मतलब डेफिनेटली वर्क होगा। तो इसलिए याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क करती है। और वो वर्क क्यों करती है? क्योंकि इधर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होता है वो या तो 0 डिग्री होता है या फिर 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, भैया मैंने ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ले ली, तो मुझे पता है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेरा चार्ज पार्टिकल क्या करने लग जाएगा? मेरा चार्ज पार्टिकल रोटेट करने लग जाएगा। तो जब मेरा चार्ज पार्टिकल रोटेट करने लग जाता है, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना आता है? 90 डिग्री। वेरी 90 गुड, degree. 90 डिग्री। और अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये कभी भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता। ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। तो जब इसने काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं किया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 है, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो भैया वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड या वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हमारा 0 होगा। चेक करो, सेकंड पॉइंट क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. यस सर। डन। तो फटाफट रिपीट कर देता हूं, अभी हमने 2 पॉइंट डिस्कस करे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बार मैग्नेट के लिए? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, और ये क्लोज लूप में इसलिए एग्जिस्ट कर रही है, चार्ज पार्टिकल को रोटेट कराएगी और इसका वर्क डन हमेशा 0 आएगा। चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। भाई थर्ड पॉइंट क्या है, जो जनरल आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा हुआ है, कि अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, टेंजेंट ड्रॉन एट ईच पॉइंट या एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वेरी Magnetic गुड, field. गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स। जैसे भैया चेक कर लो क्या करना है। मैंने क्या किया, मैंने कहीं पे यहाँ पे लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे रैंडम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी। तो यार मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल लग दूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव चार्ज जो रोल प्ले करता था, वही इधर नॉर्थ पोल रोल प्ले करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल का
नॉर्थ पोल रख दूं तो ये नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट होगा, किधर मूव करेगा, मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जो डायरेक्शन मेरे टेंजेंट की आ रही है उसी डायरेक्शन में मेरा ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, ये मेरा नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो नेट मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। क्या थर्ड पॉइंट भी क्लियर है? Yes, sir. yes, sir. इसी का रीजन है, इसी का क्या रीजन है कि भैया टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। अब मेरे को एक्सप्लेन करके बताओ क्यों कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सर बिकॉज एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे विच इज नेवर पॉसिबल। अरे वेरी गुड तन्वी। भैया अगर मैं दो मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेक्ट करा दूं तो इसी पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारे पास दो टेंजेंट आएंगे। एक टेंजेंट इधर आ जाएगा ऊपर की तरफ राइट कॉर्नर में, और एक टेंजेंट इधर आ जाएगा। मतलब इसके हिसाब से जो मेरी नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल की, वो दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। अरे भैया रजनीकांत थोड़ी है जो दोनों में एक साथ चली जाएगी। तो भैया क्या ये चीज पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए याद रखना कि दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। डन। बस छोटी छोटी बातें हैं यार जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, बस रिकॉल क्यों करनी है, क्योंकि इस चैप्टर में काम आने वाली है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है भैया, क्लोजर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भाई जितनी ज्यादा मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर होंगी, मतलब उनकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, वो उतनी ज्यादा डेंसर होंगी। तो ये क्या इंडिकेट करेंगी भैया, ये इंडिकेट करेगी कि वहां पे मेरे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, वहां पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो इसीलिए यही चीज इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पड़ी हुई है, ये मैंने आपको कराई हुई है कि यार सपोज मैं इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज एक पॉइंट ले लो एक्स, एक पॉइंट ले लो वाई, क्या एक्स और वाई पे दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी? सर अलग अलग, क्योंकि अलग अलग। लाइन क्लोजर। और किस पे ज्यादा होगी किस पे कम होगी? सर फिर वाई पे X पे ज्यादा और ज्यादा। एक्स पे कम। भाई आप देख लो जहां पे डिस्टेंस ज्यादा आ रहा हो, सपोज इसको ऐसे बना देता हूं ताकि आपको क्लियर कट थोड़ा है वो मिल जाए। तो यार मेरे को दिख रहा है एक्स पे रिलेटिव डिस्टेंस कम है, मैग्नेटिक फील्ड क्लोजर है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्लोजर है तो मैं कह दूंगा कि भैया एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, वाई पे मैग्नेटिक फील्ड कम है। यही सेम चीज मैं फोर्स के बारे में भी कह सकता हूं कि एक्स पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मैग्नेटिक फोर्स जो वाई पे लगेगा। और इसी से मैं एक पॉइंट और रिलेट कर सकता हूं, क्या रिलेट कर सकता हूं कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल बना दूं, बिल्कुल इस तरीके से पैरेलल बना दूं, तो ये किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी? यूनिफॉर्म। वेरी गुड, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। और सिंस ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो इसके अगर मैं किसी भी पॉइंट पे फोर्स निकालूं या किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालूं, तो हर एक पॉइंट पे कितनी आएगी, हर एक पॉइंट पे वो सेम आएगी। भैया पहले अब यहां तक चेक करो, यहां तक कोई डाउट ना हो तो बताओ, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। भाई बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक के सारे पॉइंट्स? यस सर। चलो डन, तो यहाँ तक पूरा नोट डाउन कर लो, नोट डाउन हो जाए फिर बता दो। डन सर। डन डन है सर। ना? चलो भाई बढ़िया। तो यार यहाँ नो तक की बात सर। डन अच्छा सर। ठीक है, कर लो कोई नहीं, टाइम है। तो मैं बोल रहा हूँ यार यहाँ तक तो हमने जनरल डिस्कशन कर लिया अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह। अब हमें क्या करना है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन किस तरीके से एक्ट करता है। सबसे पहले तो मेरे को एक चीज बता दो, बार मैग्नेट की वजह से, अभी मैंने पीछे डायग्राम ड्रॉ करके दिया था, बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? सर यूनिफॉर्म। तो प्रभात दिवेश मतलब इधर देखो, मैंने कहा ये मैंने मैग्नेटिक एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करी है। क्या ये पैरेलल लाइन के फॉर्म में आ रही है या क्लोज लूप के फॉर्म में आ रही है? क्लोज लूप। ये क्लोज लूप के फॉर्म में आ रही है। हाँ अगर आप इनसाइड दी मैग्नेट बोलोगे तो इनसाइड दी मैग्नेट ये फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म आ रही है क्योंकि पैरेलल लाइंस के फॉर्म में आएगी। लेकिन अगर मैं आउटसाइड दी मैग्नेट की बात करूं तो याद रखो, आउटसाइड दी मैग्नेट ये पैरेलल लाइंस के फॉर्म में नहीं आ रही है, ये एक सर्कुलर आर्क्स के फॉर्म में आ रही है।
तो इसलिए ये हमारी फील्ड कैसी कहलाएगी, ये फील्ड हमारी नॉन नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। और यार ये चीज तो आपको पता होगी, मैंने एक पॉइंट बताया नहीं है लेकिन ये पॉइंट तो आपको पता ही होगा, बहुत 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहाँ होगी एक बार मैग्नेट में? है भैया किसी ने नहीं बोला। भाई मैं बोल रहा हूं, अगर मैं एक बार मैग्नेट ले रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सर नॉर्थ। भैया सबसे ज्यादा उसके पोल्स पे होती है। ये चीज यहाँ लिख देता हूँ यार, मेरे को पता, ये तो लगा कि पता होगा। भैया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा उसके पोल्स पे होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इन दोनों पॉइंट के सिवा अगर मैं कहीं और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो वहां पे उसकी वैल्यू कम आएगी, उसकी वैल्यू थोड़ी सी वीक आएगी। सबसे ज्यादा हमेशा पोल्स पे होती है। यार याद करो 10th क्लास में एक्टिविटी करी होगी ना, आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देते तो सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स किधर जाके कलेक्ट हो जाते हैं? पोल्स पोल्स पे। पे। बिल्कुल। डन सर। डन। कोई है जिसका अभी भी रह गया है? बढ़ूं आगे? डन सर। यस सर, डन सर। तो यार अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न पे। तो सबसे पहले डिस्कस करो भैया एक स्ट्रेट वायर का। मुझे बताओ, अगर मैं एक स्ट्रेट वायर ले रहा हूं तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी वो कैसे बनती थी? तो यार सर हमने देखा, वेरी गुड, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी वो हम राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करते थे। मतलब इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है वो एक क्लोज सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में बन रही है। और इस क्लोज सर्कुलर लूप्स की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन हम इजीली कैलकुलेट कर लेते थे अपने राइट हैंड थंब रूल से। तो जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इस कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है वो क्लोज सर्कुलर लूप्स में बन रही है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? चेक करके एंटी बताओ। क्लॉकवाइज। एंटी वेरी गुड। क्लॉकवाइज। तो यार अगर आप इधर देखोगे कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। और ये हमने अपने चैप्टर में पढ़ ही लिया कि भैया जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म है? सर नॉन यूनिफॉर्म। वेरी गुड तन्वी। यार अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है तो मतलब अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग वैल्यूज आएगी। और अगर अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं तो मतलब ये फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। डन। नो सर। भैया ये वाला इंपॉर्टेंट है, अब जो हम सेकंड डिस्कस कर रहे हैं सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला क्या इंपॉर्टेंट है, एक सर्कुलर लूप का। भैया ये मैंने एक सर्कुलर लूप ले लिया और मैं कह रहा हूं इस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है, आपका जो मन करे वो डायरेक्शन ले सकते हो। तो भैया मैंने डायरेक्शन ले ली कि सपोज इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो मेरे को बताओ अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनती है? तो यार मैंने आपको तरीका बताया था, सर्कल को हम क्या अज्यूम कर सकते नॉन हैं? यूनिफॉर्म। सर वायर्स के फॉर्म में। हम एक सर्कल को ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये सर्कल बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रेट वायर से बना है। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे एक छोटी वायर अज्यूम कर सकते थे, यहाँ पे एक वायर अज्यूम कर सकते थे, यहाँ पे एक वायर, यहाँ पे एक वायर। इस तरीके से आप बहुत सारी वायर ले सकते थे। तो अगर मैं इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूं, याद रखो ये रिंग मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कड़ा लिया और कड़ा अपने हाथ पे रख रहा हूं, तो मतलब ये हमारा जो कड़ा है, जो रिंग है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लेस्ड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लेस्ड है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसे बनेगी? भैया इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्लोज सर्कुलर लूप्स में बनेगी, क्योंकि एक स्ट्रेट वायर की वजह से क्लोज सर्कुलर लूप्स में बनती है। चेक करो क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। सेम चीज यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा होगा, क्लोज सर्कुलर लूप्स बन रहे होंगे और इस क्लोज सर्कुलर लूप्स के रेडियस बढ़ रहे होंगे। तो जैसे जैसे इस क्लोज सर्कुलर लूप्स के रेडियस बढ़ रहे होंगे और आप सेंटर तक पहुंचोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि भैया हमारे सर्कुलर लूप का जो रेडियस बढ़ते बढ़ते सेंटर पे जब मैं पहुंच रहा हूं तो ऑलमोस्ट सेंटर पे पहुंचते पहुंचते मेरे को एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगा। चेक करो क्या ये वाली बात समझ में आई? यस यस। सर। यस सर। रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत कॉमन चीज है। जब आप किसी सर्कल का रेडियस बड़ा करते जा रहे हो, बड़ा करते जा रहे हो, तो आपको उसका जो कर्व्ड पार्ट है वो ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस की तरह दिखाई देगा। तो इधर भी वही हो रहा है।
भैया जैसे जैसे मैं इस सर्कुलर वाले पार्ट से दूर जाते जा रहा हूँ, सेंटर की तरफ आते जा रहा हूँ, तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्लोज लूप में बन रही थी उनका रेडियस बढ़ते बढ़ते सेंटर पे मेरे को ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखाई देगा। अगर आप इसकी डायरेक्शन मार्क करो तो आपको क्या दिखाई देगा, किसी के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड्स आ रही है और वहां के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स आ रही है। अब यार आप इसको किसी एक पैटर्न से सिमिलर क्रिएट कर सकते हो कि ये किसकी तरह है, थोड़ा बहुत सिमिलर दिख रहा है मेरे को, ये मेरे को सिमिलर टू अ बार मैग्नेट दिख रहा है, जहां पे ये इसका साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो देखो आपकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है और साउथ पोल में एंटर कर रही है, नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है और वापस साउथ पोल में एंटर कर रही है। बाहर सर्कुलर आर्क्स बन रहे हैं लेकिन अंदर की तरफ ऑलमोस्ट कैसे लाइंस बन रही है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस बन रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा सर्कुलर लूप है वो एज अ बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है? Yes, sir. यस सर। यार बहुत डल रिस्पॉन्स है, एक बार चेक कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, रिपीट कर रहा हूँ। स्ट्रेट वायर की अगर हमने बात करी, स्ट्रेट वायर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स बन रहा है, तो ये एज अ बार मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं अपना सर्कुलर लूप की बात कर रहा हूँ, सर्कुलर लूप के केस में मेरा जो भी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बन रहा है वो सिमिलर बन रहा है एक बार मैग्नेट के, कि भैया आउटवर्ड्स डायरेक्शन है और फिर इनवर्ड्स डायरेक्शन है, क्लोज लूप्स भी बन रहे हैं, ऊपर से अंदर एक पैरेलल लाइंस भी आ रही हैं। तो मैं कहूंगा कि एक क्लोज लूप हमेशा एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, और अगर ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है तो क्लोज लूप के लिए हमेशा एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल अपने आप जनरेट हो जाएंगे। अब याद रखो कि चाहे मैं किसी भी शेप का क्लोज लूप क्यों ना लूं, हमने भले ही ये चीज एक सर्कुलर लूप के लिए प्रूव की है, लेकिन ये चाहे मैं कोई भी क्लोज लूप क्यों ना लूं, ये सारे के सारे क्लोज लूप के लिए वैलिड है। चाहे आप रेक्टेंगुलर लूप लो, चाहे स्क्वायर लो, चाहे ट्राइंगल लो, चाहे किसी भी शेप का लूप क्यों ना लो, वो हमेशा एज अ बार मैग्नेट एक्ट करेगा। ये लिख लो अब, और कोई डाउट है तो पूछ लो। डन सर। डन। हालांकि ये चीज अभी थोड़ी देर बाद हम फिर से पढ़ेंगे, और यही चीज मैंने आपको गैल्वेनोमीटर में भी पढ़ाई थी, कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हमारा एक रेक्टेंगुलर लूप होता है उस पर टॉर्क लगना शुरू हो जाता है, और उस टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको दो बताए थे। क्या बता सकते हो कौन कौन से फॉर्मूले बताए थे टॉर्क के? सर NIBA और वेरी गुड। एक तो मैंने बता ही दिया था शॉर्ट तरीका याद रखने का, निब्बा, और M into B sin theta. एम इंटू बी। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। चलो खैर इसको अभी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे को याद दिलाओ, सोलोनॉइड के केस में, भैया सोलोनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती थी? ये सपोज मैंने सोलोनॉइड लिया, भैया मैंने आपको इसका भी पढ़ाया था कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है। तो इसकी यहाँ वजह पे से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप्स में बनती हैं, कि भैया अंदर आएंगी पैरेलल लाइंस और फिर बाहर बाहर की तरफ हमारी जाएंगी कुछ इस टाइप के क्लोज लूप्स, इस टाइप के क्लोज लूप्स जाएंगे। तो यार मैंने क्या देखा कि एक सोलोनॉइड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न कैसा बन रहा है? एज अ बार मैग्नेट। वेरी गुड, कि भैया एक सोलोनॉइड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बिल्कुल ऐसा बार मैग्नेट की तरह बन रहा है। तो भैया यहाँ पे भी हमारे कुछ ना कुछ नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो जाएंगे। सपोज मैं कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से चल रही है, तो भैया मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे जनरेट होगा नॉर्थ पोल और यहाँ पे जनरेट होगा साउथ पोल। तो सोलोनॉइड भी हमारा किसकी तरह एक्ट करेगा? वो भी हमेशा एज अ बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। इसी पे बेसिस पे एक क्वेश्चन आता है, देख लो ट्राई करो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आता है या नहीं आता। क्वेश्चन ने क्या दिया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कि ये एक सोलोनॉइड है, ठीक है, इसमें अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। भाई ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा ही क्वेश्चन है। मैंने सपोज एक स्प्रिंग ले ली, अपने पेन से एक स्प्रिंग निकाली, वो सोलोनॉइड की तरह ही है, इसमें अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो जो इसकी ये इफेक्टिव लेंथ है, ये इफेक्टिव लेंथ मैंने कहा कि सपोज ये लेंथ है L। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सोलोनॉइड के अंदर करंट फ्लो करा रहा हूं। अगर इस सोलोनॉइड के अंदर मैंने करंट फ्लो करा दिया, तो सपोज मैंने कहा कि भैया इस सोलोनॉइड की जो लेंथ है, अब वो मेरे को मिल रही है कुछ ना कुछ L डैश आफ्टर फ्लोइंग द करंट, कि भैया इसमें मेरे को कुछ ना कुछ लेंथ मिल रही है L डैश। तो आपको बताना है कि ये L डैश L से बड़ा होगा, छोटा होगा, या बराबर होगा, या आप कुछ नहीं कह सकते।
पहले चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, या रिपीट करना है। सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट करना है दीक्षा, गुड। दीक्षा मैं कह रहा हूं कि आपने एक स्प्रिंग ली, स्पाइरल बाइंडिंग ली, ठीक है, उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो जब उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो मैंने उसकी लेंथ मेजर करी। उसकी लेंथ कितनी है? जैसे ये पेन को सोलोनॉइड मान लो, मैंने कहा इस ये सोलोनॉइड के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ एल है। अब मैंने क्या किया, इस सोलोनॉइड के अंदर करंट फ्लो करा दिया। तो जब मैंने सोलोनॉइड के अंदर करंट फ्लो कराया, तब मैंने फिर से इसकी लेंथ मेजर करी। तो जब मैंने फिर से इसकी लेंथ मेजर करी, तो मेरे को लेंथ कितनी मिली? एल डैश। तो मेरे को बताना है कि जो मेरे को लेंथ मिल रही है एल डैश, अब वो पहली वाली लेंथ से ज्यादा होगी, कम होगी, या कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, बराबर होगी, या कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, सुहानी आपका आंसर आ गया, तन्वी आपका आ गया, मैक ओके गुड, गुड दीक्षा, संजना ओके, रुचि, भाई बहुत बढ़िया। मेजोरिटी बच्चे, मतलब ये कह सकता हूँ 90% बच्चे जिन्होंने भी अभी तक आंसर दिया है, सबका सही आ रहा है। वेरी गुड। चलो भैया, तो भैया मेरे को लग रहा है सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। क्या होगा लेंथ के ऊपर? भैया लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, कि लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। अब सोचना ये है कि लेंथ डिक्रीज क्यों करेगी? तो यार अभी मैंने बताया कि जैसे सोलोनॉइड के अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, तो सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट जैसी बनती है। तो मेरा सोलोनॉइड किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है? बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। अगर आपका सोलोनॉइड करंट फ्लो करने के बाद एज अ बार मैग्नेट की तरह बनने लग जाता है, तो आपको पता है बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। और भाई मेरे ख्याल से ये तो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको पता ही होगा कि सपोज ये मैंने एक बार मैग्नेट ली है, उसका यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब मैं इस बार मैग्नेट को दो पार्ट्स में तोड़ देता हूँ। तो अगर मैंने इस बार मैग्नेट को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, तो क्या मेरे पास नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा क्या? नो सर। नहीं। सर या इसके अंदर भी फिर साउथ पोल और नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएंगे। अगर मैं फिर से इसको ब्रेक करूं, तो फिर से यही होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरीके से जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये यस खासियत है सर। बार मैग्नेट की। तो इधर भी यही होगा, जैसे ही सोलोनॉइड में करंट फ्लो हुआ, यह बार मैग्नेट की तरह बनने लग गया। मतलब इसका हर एक सर्कुलर टर्न नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट करेगा ना। जैसे अभी इधर मैंने यही बताया आपको कि एक सर्कुलर लूप के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो जाते हैं, तो इधर भी वही होगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन सबके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन की वजह से इनके जो सर्कुलर टर्न्स हैं वो और ज्यादा क्लोज आएंगे। अगर और ज्यादा क्लोज आएंगे मतलब मेरी स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, तो हमारा लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। क्या सबको ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। बढ़िया, चलो भाई बढ़िया, इसको भी छाप डालो। डन सर। डन सर। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार देखो, अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी यहाँ तक आपको क्या बोलते आ रहा हूँ कि भैया मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर ही करना है, सारे फॉर्मूले वगैरह सब कुछ सेम आएंगे। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मेरे को कूलम्स लॉ का फॉर्मूला याद दिलाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला, कि अगर दो सर F चार्जेस इज हैं। इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वेरी गुड। कि भैया अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, तो उन दो चार्जेस के बीच में हमेशा एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, और उसका फॉर्मूला होगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। यही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। भैया हमने कहा कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, तो अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, तो उसके अंदर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट होता है और ये एक नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट होता है, लेकिन ये मैग्नेटिक पोल्स हैं। तो इसलिए अब आप सिर्फ क्यू क्यू मत लिखो, आप इसके साथ में लिख दो क्यू एम क्यू एम। क्यू एम क्यू एम का मतलब क्या है? कि मैं मैग्नेटिक पोल्स की बात कर रहा हूं। मेरे को दिख रहा है इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगी मैग्नेट की लेंथ, और उसको मैं क्या डिनोट करूंगा? उसको मैं डिनोट कर रहा हूं आर।
तो कूलम्स लॉ ने क्या कहा कि भैया इन दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा, QM1 QM2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिखना है। और हमने अपने मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ा हुआ ही है कि वो कांस्टेंट क्या होता है जो मैग्नेट में यूज करते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई। वेरी गुड, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। अब भैया चीजें बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं चार्ज की बात करता तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम्स है। लेकिन इधर थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है। अगर मैं इधर मैग्नेटिक पोल्स की बात कर रहा हूं तो याद रखो मैग्नेटिक पोल्स का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पेयर मीटर होता है। ये चीज याद रखना, एम्पेयर इंटू मीटर होता है। क्या ये चीज याद रहेगी? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। ऐसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी चलेगी। मैग्नेटिक फील्ड को लिखूंगा मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल, पर यूनिट नॉर्थ पोल। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है हमारे पास टेस्ला। टेस्ला। या आप कुछ और यूनिट बता सकते हो उसका, और क्या यूनिट हो सकता है? सर न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। वेरी गुड, डन। वो भी लिख सकते हो लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों जाएंगे, हम सीधे सीधे लिखेंगे टेस्ला। डन। तो भैया यहाँ तक नोट डाउन कर लो, इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन ट्राई करना है आपको, बस इतना सा काम करना डन है। सर। डन डन डन। डन सर। चलो भैया बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं और इन दोनों मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ सब कुछ सेम है। ये मैंने ऐसे दो मैग्नेट्स ले ली हैं सपोज इस तरीके से। इधर है हमारे पास नॉर्थ पोल 1, इधर है हमारे पास नॉर्थ पोल 2, साउथ पोल 2, साउथ पोल 1। इन सबकी मैग्नेटिक लेंथ गिवन है कि भैया दोनों की मैग्नेटिक लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। और मेरे को टोटल इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस गिवन है कि इन दोनों के साउथ पोल के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज 40 सेंटीमीटर। चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट? नो सर। और हमें सबकी वैल्यू दी हुई है, QM इज 80 एम्पियर मीटर ईच। तो चलो मेरे को फाइंड करके बताओ व्हाट इज द नेट फोर्स बिटवीन दीज टू मैग्नेट्स। ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए नेट फोर्स बिटवीन दीज टू मैग्नेट्स। चलो भैया ट्राई करो, सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और ध्यान दे लेना डिस्टेंस मैंने सेंटीमीटर में दिया है और QM की वैल्यू मीटर्स में दी है, एम्पियर मीटर। तो मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर्स में, तो वो चीज में गलती मत करना। दिवेश इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट किया, ये क्वेश्चन पहले किया हुआ था? यस सर। तो तुम्हें आंसर रटा हुआ था ऐसा? यस सर। ठीक है, आंसर तो सही है। ये वैसे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? देवेश तुमने अपने आंसर में नेगेटिव साइन लिखा है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? भाई किसी का माइक अनम्यूट पे है, सबसे पहले तो माइक म्यूट करो सब लोग। तो चलो साथ साथ कैलकुलेट करें। यस सर। डन। भाई सबसे पहले देखो N1 और N2 के बीच का फोर्स निकाल लो। तो भैया मुझे पता है कि N1 और N2 के बीच में कैसा फोर्स होगा, रिपल्शन फोर्स होगा। और फोर्स का फॉर्मूला
भैया एफ, सपोज इसको F1 दे देता हूँ, F1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू आपको पता ही होगी, कितनी होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू? 10⁻⁻⁷। क्यू एम दोनों का क्यू एम सेम है, तो 80 और इंटू 80, ये तो हो गया हमारे पास न्यूमरेटर वाली वैल्यू। आया डिनोमिनेटर, मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? भाई टोटल 40 है, मैग्नेट लेंथ 15, तो ये अल्टीमेटली बचा बस 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से करूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा। इसको कैलकुलेट कर लो, वो आपको मिल जाएगा रिपल्शन फोर्स। सिमिलरली ऐसे ही आप बाकी फोर्सेस निकालो। तो अगर मैं बाकी फोर्सेस निकालूं तो N1 N2 के बीच में निकाल लिया। अब सिमिलरली एक फोर्स आएगा N1 S2 के बीच में, और वो किस टाइप का फोर्स होगा? वो अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसको नाम दे दो F2। तो भैया F2 भी आप कैलकुलेट कर लोगे, 10⁻⁻⁷, 80 इंटू 80, सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज होगी। इस नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 + 15, वो हो जाएगा हमारे पास 25। इसको सॉल्व कर लेना। ऐसे ही बाकी फोर्सेस सब कैलकुलेट कर लो। भैया नेक्स्ट फोर्स कौन सा होगा? नेक्स्ट फोर्स होगा हमारे पास S1 और N2 के बीच में, और ये भी अट्रैक्शन होगा। ये हो जाएगा हमारा F3, और इसकी वैल्यू पीछे वाले के सेम आएगी। तो सबसे अच्छी बात क्या है, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो ही वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, बाकी दो वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होंगी। और एक लास्ट, S1 S2 के बीच में रिपल्शन होगा, और वो रिपल्शन हो जाएगा F4। F4 इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷, 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय S1 S2 के बीच में डिस्टेंस था 40, 40 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। अब यार मेरे को नेट फोर्स निकालना है। तो अगर आप देखो, दो फोर्स अट्रैक्शन आ रहे हैं और दो फोर्स रिपल्शन आ रहे हैं, तो भैया सीधी सीधी बात क्या है, अट्रैक्शन फोर्स को ऐड कर दो और रिपल्शन फोर्स को ऐड कर दो, और फिर बाद में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो भैया मेरे पास रिपल्शन फोर्स आए हैं F1 F4, माइनस अट्रैक्शन फोर्स आए हैं F2 और F3। इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर आपको बताना है। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, बस स्टेप्स लिख लो, कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दो, कैलकुलेशन यू कैन डू इट लेटर ऑन। और याद रखो, रिपल्शन फोर्स बड़ा होगा अट्रैक्शन फोर्स से। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल ज्यादा क्लोज है। जो फेजिंग वाले पोल्स हैं वो नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल तो रिपेल करेंगे, तो इनके बीच में रिपल्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा अट्रैक्शन फोर्स के। डन सर। डन, सर बहुत बढ़िया। तो मैंने जैसे बोल दिया, कैलकुलेशन बाद में कर लेना, स्टेप्स देख लो बस। तो यार यहाँ तक की तो बातें हो गई नॉर्मल मैग्नेटिक फोर्स पे। अब आ जाते हैं अपने मेन नेक्स्ट टॉपिक पे जो आज पूरा पढ़ना था, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल, यार हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था। क्या होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल? सर टू चार्जेस का मैग्नीट्यूड इनटू द लेंथ बिटवीन देम। वेरी गुड। मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बिल्कुल सेम। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता था दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जब हम उनको बहुत छोटे डिस्टेंस पे रखते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल, उनके बीच में एक फोर्स होगा, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो वो बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, वो फोर्स कितना स्ट्रांग है, वो हमें बताता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यार यही चीज यहाँ पे भी है। क्या मैग्नेटिक मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट कर सकते हैं? नो सर। मैग्नेटिक मोनोपोल का मतलब है, क्या कभी भी सिंगल नॉर्थ पोल सिंगल साउथ पोल एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। मैग्नेट हमेशा एज अ डाइपोल ही एग्जिस्ट करती है। तो भैया ये मैंने एक मैग्नेट ले ली, तो हर एक मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल है। आई रिपीट, हर एक मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल है, क्योंकि उसमें दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स होंगे और उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। और ये डिस्टेंस हम छोटा रख रहे हैं। इस डिस्टेंस की वैल्यू, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2a लेते थे, वैसे ही इसमें मैं 2a ले रहा हूं। तो भैया मैं क्या लिखूंगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, उसको m वेक्टर से डिनोट करते हैं, स्मॉल m। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू qm, जो किसी इसका वो होता था मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, इनटू इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब मेरे को याद दिलाओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हुआ करती थी?
The negative to positive. वेरी गुड। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती थी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे ही मेरे को बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? तो साउथ टू नॉर्थ। वेरी गुड। तो भैया याद रखना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होती है, दैट इज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे हम मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को स्प्लिट कर सकते थे दो पार्ट्स में, वही चीज हम इधर करने की भी कोशिश करेंगे। पहले यहां तक कंप्लीट कर लो, चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो। Done, sir. Done? डन सर। भाई मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल चल रहा है, अभी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। Yes. तो भैया इसी के बेसिस पे, अभी तो हमने बस कॉन्सेप्ट ही पढ़ा है, इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लो, पता चले आपको कितना समझ में आया। भैया क्वेश्चन क्या है, हमें दो मैग्नेट्स दे रखी हैं और वो दो मैग्नेट्स इंक्लाइंड है किसी एक एंगल पे। इस तरीके से हमें दो मैग्नेट्स दी रखी हैं और ये दो मैग्नेट्स इंक्लाइंड है किसी एक एंगल पे। इधर है नॉर्थ पोल, इधर है साउथ पोल, इधर है साउथ पोल, इधर है नॉर्थ पोल। इन दोनों के बीच में एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है? क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है भैया नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। भैया आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शंस दे रहा हूं, सब लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर मेरे को ऑप्शंस बताएंगे ऑप्शन क्या आ रहा है। एक चीज तो भूलना ही भूल गया, हर एक का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमें गिवन है, दैट इज एम। दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट सेम है और वो हमें गिवन है, दैट इज एम। ऑप्शंस कि नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा एम या फिर √3m, ऑप्शन सी √2m, और ऑप्शन डी दैट इज m/2। चलो लेट्स सी कौन कैलकुलेट कर लेता है। और मैं ये भी देखता हूँ कि किसको वेक्टर्स कितना याद है, मैंने ही वेक्टर्स पढ़ाया था थोड़ा बहुत, तो देखता हूँ वो भी किसको कितना याद है। हम्म, ठीक है, तन्वी, दीक्षा, ध्रुव, ओके, दिवेश बढ़िया, महक का भी आ गया। गुड भाई गुड, बढ़िया। तो आप जो आंसर दे रहे हो उससे तो पता चल रहा है कि हाँ भैया आपको याद है जो चीज मैंने पढ़ाई हुई है। यस सर, याद है। याद है, चलो। तो भैया सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और आपको ये बताते हैं कि अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर्स दिए हैं सबके आंसर्स गलत हैं। गलत क्यों है? क्योंकि एक बहुत स्लाइट मिस्टेक हो रही है, बस बहुत छोटी सी मिस्टेक हो रही है। देखो भैया, क्या मैंने आपको वेक्टर्स में एक चीज पढ़ाई हुई थी, मैंने कहा था कि भैया तीन एंगल्स के लिए ये शॉर्टकट याद रख लेना। मैंने कहा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जैसे इधर मैग्नीट्यूड m है और इधर भी मैग्नीट्यूड m है और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो भैया मेरे को बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट आएगा √2m। √2m। √2 टाइम्स आएगा मतलब, लेकिन वो कब आता है? जब एंगल 90 डिग्री होता है। तो क्या इधर एंगल 90 डिग्री था? नो No, सर। sir. तो मतलब √2m जो लोग आंसर दे रहे हैं भैया वो गलत है, √2m नहीं होगा। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, इधर भी m ले रहा हूं इधर भी m ले रहा हूं, और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो, तो भैया रिजल्टेंट कितना आएगा फिर? √3 टाइम्स √3m। आएगा। वेरी गुड। तो काफी लोगों ने जो आंसर दिया वो ऑप्शन बी दिया। भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर एक नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो वेक्टर्स हो और उनके बीच का एंगल कितना होगा? 120। 120। तो फिर उनके बीच का मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? इक्वल टू m। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो आपने शायद से एक चीज नोटिस नहीं करी, डायग्राम के अंदर मैंने दो वेक्टर्स को कैसे ज्वाइन किया हुआ है। अगर आप डायग्राम नोटिस करो भैया, मैंने दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन किया हुआ है। तो एक चीज याद रखो, जब भी मैं आपसे पूछूं कि दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल होगा, तो आपको उन दो वेक्टर्स को हमेशा टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा, हमेशा।
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज समझो, आपको अब ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आप लोगों ने कहाँ गलती करी है। सपोज मैं कह रहा हूं कि इधर एक फोर्स लग रहा है एफ, और मैं कह रहा हूं इधर एक फोर्स लग रहा है एफ, और इन दोनों को मैंने टेल टू टेल ज्वाइन नहीं किया, हेड टू टेल ज्वाइन किया है, और मैं कह रहा हूं इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया दो वेक्टर्स के बीच का कितना एंगल है, तो कितना एंगल बताओगे? तो याद रखना, अगर आप 60 डिग्री बोल रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। पैरेलल वेक्टर कहते हैं इसे। इस वेक्टर को एक्सटेंड करके, ये वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा था तो एरो नीचे की तरफ बना दो। अब इस वाले वेक्टर को रब कर दो, इस वाले वेक्टर को कोई काम नहीं है क्योंकि आपने इस वेक्टर का एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब ये दो वेक्टर्स मेरे पास टेल टू टेल ज्वाइन हो गए। तो मेरे को बताओ अब इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना आया? सर 120। 120. वेरी गुड। अब भैया अगर मैं आपसे पूछूं इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, तो भैया करेक्ट आंसर इज 120। यार यही चीज आपकी इधर हो रही है, यही चीज इधर हो रही है। इधर अगर मैं दो मैग्नेटिक डाइपोल ड्रॉ करूं, तो भैया मैग्नेटिक डाइपोल होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो देखो डायग्राम आपका एक्चुअल में बन कैसा रहा है। आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल तो ऊपर जा रहा है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, एक तो ये हो गया, लेकिन दूसरा डाइपोल आपका ऐसे जा रहा है। तो मेरे को बताओ, ये दो वेक्टर्स के बीच में मेरे को एंगल गिवन है 60, तो क्या थीटा की वैल्यू भी 60 है इधर? नो नहीं। सर, तो No, हमें क्या sir. करना पड़ेगा, 120 डिग्री। इस वेरी गुड, हमें इस वेक्टर का पैरेलल या तो ऊपर वाले का ड्रॉ कर दो या जिसका आपका मन करे। तो भैया मैं देखूंगा कि अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, दैट इज 120 डिग्री। दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? रिजल्टेंट एम आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर बी नहीं है, करेक्ट आंसर ए है। बस क्वेश्चन ने यही आपके साथ ट्रिक कर दी और कुछ नहीं। डन सर। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को एग्जाम में ध्यान देना। Done, sir. डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। आ जाते हैं फिर अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं। अब देखते हैं किस किस को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है अच्छे से। भैया अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे एक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक जनरल पॉइंट पे, तो मेरे को याद दिलाओ क्या क्या फॉर्मूला आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एट एनी जनरल पॉइंट। देखें जरा किसको याद है। सर एक्सियल के लिए 2 kp/x³। वेरी गुड। इक्वेटोरियल के लिए? सर kp/x³। बहुत बढ़िया सुहानी। जनरल पॉइंट के लिए? वो याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आपने दो बता दिए, ये भी बहुत बढ़िया है भैया, बहुत सही। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एक्सियल पॉइंट अगर मैं कैलकुलेट करता हूं डाइपोल की वजह से, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है 2kp/x³, जहां पे p हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और x क्या होता है? x होता है डाइपोल के सेंटर से लेके उस पर्टिकुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस। सिमिलरली इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए कैलकुलेट करता हूं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है kp/x³, और जनरल पॉइंट के लिए कैलकुलेट करता हूं तो फॉर्मूला आता है kp/x³ इनटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये मेरे ख्याल से आपने नहीं पढ़ रखा होगा काफी बच्चों ने, क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सिलेबस में है। तो पता नहीं आप लोगों ने ये पढ़ रखा या नहीं पढ़ रखा। ऊपर से अगर आपको थोड़ा सा और याद हो, भैया एक्सियल पॉइंट के केस में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होती थी, वेयरएज इस वाले केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होती थी, और इस वाले केस में किसी एक एंगल पे आती थी। पहले मेरे को ये याद दिला दो, आपको ये पता है या नहीं पता, या पहले यही समझाऊं? सर पता है। पता है भाई, बहुत बढ़िया। अगर नहीं पता हो तो भैया बाद में बोल देना आराम से कि सर नहीं पता, प्लीज समझा दो, तो समझा भी दिया जाएगा। तो यार यही चीज इधर हो रही है। फर्स्ट केस क्या है कि ये मैंने एक बार मैग्नेट ली है, और बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे, यहां पे कहीं इस पॉइंट पी पे मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं, और सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एक्स लेते हैं। तो भैया फॉर्मूला अभी भी एग्जैक्टली सेम होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, फॉर्मूला होगा 2, k की जगह क्या हो जाएगा?
म्यू नॉट बाय 4 पाई। पी की जगह क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट, और एक्स क्यूब एज इट इज। और इधर भी वही होगा, इधर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूंगा। जैसे मेरे को बताओ इधर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। भैया डाइपोल मोमेंट तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाता है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इधर जो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, तो याद रखो वो भी मेरी लेफ्ट हैंड साइड आएगी। तो इसलिए ये डायरेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम आती है इन केस ऑफ एन एक्सियल पॉइंट। वेरएस अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करूं, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पे। तो ये मैंने एक नॉर्थ पोल लिया, एक साउथ पोल लिया, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को कैलकुलेट करनी है अपनी मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा बी इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। इधर अगर आप डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखो तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अभी भी मेरे पास आ रही है टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन इस केस में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, एंटी पैरेलल। मतलब इधर नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड। भैया चेक करके बता दो, यहां तक कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लो। डन सर। मैं डेरिवेशन वगैरह नहीं करा रहा हूं डन। क्योंकि डेरिवेशन वगैरह हमारे काम की नहीं है, हमें तो मेनली कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो आप लोग कह रहे हो डन, तो डन डन डन। सेम चीज मेरे को बता दो, अगर मैं इस मैग्नेट की वजह से जनरल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूं, जनरल पॉइंट का मतलब क्या है, किसी भी रैंडम एंगल पे। तो जैसे ये मैंने एक मैग्नेटिक डाइपोल लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और मैं किसी भी जनरल रैंडम एंगल पे अपनी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मेरे को बताओ इसका फॉर्मूला क्या लिखूं मैं, पीछे से देख के बता दो क्या लिखूं मैं इसका फॉर्मूला। बाय 4 पाई x क्यूब इनटू m अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। वेरी गुड। तो इसका फॉर्मूला भी एग्जैक्टली वही होगा, बी एट एनी जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का फॉर्मूला कि भैया म्यू नॉट बाय 4 पाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्स क्यूब, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसको नोट डाउन करके दे दो और चेक कर लो, कोई डाउट नहीं है तो इसके बेसिस पे फिर मैं देता हूं आपको एक क्वेश्चन, देखते हैं कौन इसको सही से सॉल्व कर लेता है। डन सर। डन। चलो भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत शानदार, सबका हो गया है। तो आ जाओ क्वेश्चन पे। भैया क्वेश्चन में कैलकुलेशन शायद से तुम्हें डिफिकल्ट लगे, अदरवाइज तो डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन ट्राई करना है सबको, ऐसा क्वेश्चन है बहुत। भाई इसने कहा कि हमने दो मैग्नेट्स लिए हैं, दोनों मैग्नेट्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो सेम है, दैट इज एम एंड एम। इधर मैंने लिया है साउथ पोल, इधर मैंने लिया है नॉर्थ पोल, और इधर मैंने लिया है नीचे की तरफ नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। तो हमारे पास दो बार मैग्नेट्स है जिनको मैंने परपेंडिकुलरली प्लेस किया है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, हमें वो डिस्टेंस गिवन है कि भैया इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, याद रखना ये बिल्कुल जो लाइन आ रही है वो दूसरी वाली मैग्नेट के सेंटर पॉइंट पे आ रही है, इस तरीके से इमेजिन कर लेना कि बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पे आ रही है। इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं ताकि आपको वो सेंटर पॉइंट लगे। डन। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे। पी क्या है, मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट पे मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। डन। अब एक चीज याद रखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एक्स क्या होता है, सेंटर से लेके जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो वाला डिस्टेंस एक्स हुआ करता था। तो याद रखो यार, हमारा मैग्नेटिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा होता है। तो जो ये डिस्टेंस डी गिवन है ना, आपको ये अज्यूम करना है कि ये डिस्टेंस डी इसके सेंटर से ही गिवन है। क्या ये चीज भी क्लियर हो गई? यस सर। चलो, तो ट्राई टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी।
भाई सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको दिमाग सोचना है, जो जो चीजें मैंने अभी पढ़ाई हैं बस वही चीजें अप्लाई करनी है। इसको नाम दे देता हूँ कुछ ना कुछ, मैग्नेट 1, मैग्नेट 2। भाई कोई खाली नहीं बैठेगा, सब आराम से सोच के जरूर ट्राई करोगे। जितना भी मैंने आपको डाइपोल के बारे में बताया बस उतना ही कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। यार अब तक किसी का आंसर नहीं आया। सर हिंट दे दो। बताया तो, हिंट यही था कि देखो एक्सियल पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी क्या डायरेक्शन है। जितना भी अभी मैंने ये सब बताया है बिल्कुल डिट्टो वही कॉन्सेप्ट है। चलो ऐसा करते हैं, साथ में डिस्कस करते हैं भाई, चेक करो। मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ, ये पॉइंट पी कौन सी मैग्नेट के लिए एक्सियल पॉइंट आ रहा है और कौन सी मैग्नेट के लिए। प्रशांत आपका आंसर बिल्कुल सही है यार, वेरी गुड। हाँ, कौन सी मैग्नेट के लिए एक्सियल पॉइंट आ रहा है और कौन सी मैग्नेट के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट आ रहा है। सर सर मैग्नेट 1। मैग्नेट 1 के लिए एक्सियल। वेरी गुड, मैग्नेट 1 के लिए एक्सियल आ रहा है, वेरएस मैग्नेट 2 के लिए अगर आप देखो ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। पॉइंट आ रहा है। तो बस यार वही फॉर्मूला लगाना है और वही डायरेक्शन लगानी है। तो अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आओ। मेरे को बताओ, जब हम एक्सियल पॉइंट की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है या अपोजिट होती है। सेम। सेम होती है, तो वही लॉजिक इधर लगाओ। मैग्नेट 1 का डाइपोल मोमेंट किधर है। मैग्नेट 1 का डाइपोल मोमेंट भैया राइट हैंड साइड है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो भाई इधर जो मैं अपना मैग्नेटिक फील्ड मार्क करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे भी किधर मार्क करनी है मेरे को, भैया राइट हैंड साइड ही मार्क करूंगा। चेक करो पहले, ये वाली बात क्लियर है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B1। यस सर। सिमिलरली चेक करो कि भैया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर है, सेकंड वाली मैग्नेट के लिए। तो भैया सेकंड वाली मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और मुझे पता है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इधर भैया जो मैं मैग्नेटिक फील्ड मार्क करूंगा वो इस पॉइंट पी पे नीचे मार्क करनी है या ऊपर मार्क करनी है।
ऊपर मार्क करनी है। वेरी गुड। इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 90। 90। चलो भाई बहुत बढ़िया। आओ अब सबकी वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। भैया B1 था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सियल पॉइंट, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू एम डिवाइडेड बाय डी बाय 2 का होल क्यूब। डी बाय 2 का होल क्यूब क्यों लिया? क्योंकि इधर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास डी बाय 2। सिमिलरली मैं B2 की वैल्यू लिख देता हूं। B2 की वैल्यू कितनी है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए? इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय 4 पाई, और डिस्टेंस कितना लूंगा? डिस्टेंस अभी भी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है दैट इज d बाय 2। सब लोग पहले यहां तक चेक करो, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। यार आपको पता है दो क्वांटिटीज हैं और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। इधर दोनों क्वांटिटी सेम मैग्नीट्यूड की नहीं है, तो आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं लिखूंगा B1 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर प्लस 2B1 B2 cos 90। लेकिन भैया cos 90 जीरो होता है, तो ये टर्म पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा? रूट का B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। सबकी वैल्यूज रख दो और देखो कुछ कुछ कॉमन आ रहा है क्या नहीं आ रहा। B1 की वैल्यू थी हमारे पास म्यू नॉट 2m डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स क्यूब, और इसकी वैल्यू थी हमारे पास म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स क्यूब। भैया क्या क्या कॉमन दिख रहा है देख लो, कॉमन लेके कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा चेक करो और मेरे को फाइनल आंसर बता दो। अब तो बता दोगे फाइनल आंसर? यस सर। डन। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, देखो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉमन आगे कटेगा काफी चीजें, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो आप लोग डी बाई 2 बाई होल क्यूब वाले को। तो डी बाई 2 का होल क्यूब करूंगा तो आ जाएगा डी क्यूब और ये हो जाएगा ऊपर 8। 8 इंटू 2 16। तो ये यहां लिख रहा हूं डायरेक्टली म्यू नॉट 16m डिवाइडेड बाय 4 पाई डी क्यूब प्लस इधर ये बन जाएगा 8 म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय 4 पाई डी क्यूब। आप फिलहाल अभी कैलकुलेशन अगर नहीं करना चाहते, आप अपना आंसर यहीं तक छोड़ दो, कैलकुलेशन वाला पार्ट यू कैन डू इट लेटर ऑन अगेन। लेकिन लेटर ऑन का मतलब ये नहीं कि करना ही नहीं है। लेटर ऑन का मतलब जब रिवाइज करो तब आपको ये पता रहना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि भैया इसको सॉल्व करना है अभी। यस सर। डन डन डन। डन। चलो भैया तो ये आपने कंप्लीट कर लिया है। आ जाते हैं बस लास्ट टॉपिक पे। आज के लास्ट टॉपिक पे क्या है भैया? यार फिर से वही है कि हमने क्या कर दिया है, एक मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह रहे हो सर, आप तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फिर से पढ़ा रहे हो। यही तो बढ़िया है इस चैप्टर की बात, तभी तो जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाता है। भैया ये मैंने ये ले ली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके अंदर मैंने रख दिया एक मैग्नेटिक डाइपोल। बार बार मैग्नेट मैग्नेट नहीं बना रहा, अज्यूम कर लेना, समझ जाना भावनाओं को कि भैया ये मैंने एक मैग्नेटिक डाइपोल ले लिया। मैग्नेटिक डाइपोल ले लिया, मैं कह रहा हूं कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मतलब ये साउथ पोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। भैया मैग्नेटिक फील्ड कौन से पोल से स्टार्ट होती थी? नॉर्थ पोल से। तो भैया इस नॉर्थ पोल पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वो किधर लगेगा? भैया नॉर्थ पोल राइट। रिपेल करेंगे तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो राइट हैंड साइड पे लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। सिंस मेरी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये दोनों फोर्सेस अलग अलग होंगे या सेम होंगे? सर लाइन ऑफ एक्शन अलग होगा, ये टॉर्क दोनों लगेगा। फोर्सेस, वेरी गुड, ये दोनों फोर्सेस एग्जैक्टली सेम होंगे, तो इसलिए, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स लिखूंगा Fm1 माइनस Fm2 और नेट फोर्स हमारे पास जीरो आएगा। अगर हमारे पास नेट फोर्स जीरो आ रहा है तो ये मैग्नेट कहीं पे भी लीनियर मूव नहीं करेगी, ये मैग्नेट जहां थी ये बेचारी वहीं रहेगी, आगे पीछे कहीं नहीं जाएगी। लेकिन ये जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, क्या वो दोनों फोर्सेस सेम पॉइंट पे लग रहे हैं या अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं?
अलग 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 पॉइंट पे लग रहे हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब दो फोर्सेस अलग अलग पॉइंट के ऊपर लग रहे होते हैं, जैसे इसके ऊपर एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दो फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे लगने लग गए, तो इन पे क्या एक्ट होना शुरू हो जाएगा? टॉर्क। वेरी गुड, इनके ऊपर टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। और भैया जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता था, वही फॉर्मूले से मेरे को बता दो क्या लिखूं टॉर्क का फॉर्मूला इधर। भैया डाइपोल के केस में पीई साइन थीटा होता था, तो इधर क्या लिखूं मैं? एम बी साइन थीटा। बहुत बढ़िया, एम बी साइन थीटा। मतलब टॉर्क इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। लेकिन ये टॉर्क भी सिर्फ तब लगेगा जब हमारे पास ये डाइपोल किसी एक एंगल पे प्लेस होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि हमने जो डाइपोल प्लेस किया है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री पे किया है, मतलब डाइपोल को या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल प्लेस किया है, तो उस केस में ना तो कोई फोर्स लगेगा और ना ही कोई टॉर्क लगेगा। फिर उस केस में मेरा ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा? मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। क्या ये वाली बात क्लियर हो रही है? यस सर। डन। तो भैया यहां तक कंप्लीट करो और चेक करके बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। याद रखो ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, इस टॉपिक में हल्का सा कुछ पार्ट अभी भी बाकी है, और वो पार्ट हम करेंगे आराम से अपने नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हल्का सा आपको शायद से समझने में डिफिकल्टी आ है, हल्का सा, लेकिन वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ही पार्ट है एक तरीके से। तो भैया यहां तक चेक कर लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट है तो पूछो, और आज के लिए इतना ही।